हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम अपने लास्ट लेक्चर में एनटीएससी रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक जो बीच में क्वेश्चन रह गया था, एक बच्चे का डाउट आया है। वो क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम। ठीक है, एक साथ है ना, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, उसके अंदर क्या होगा, इज कंटेन अवोगाड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बिल्कुल सही बात है ना कि भाई जो 1 ग्राम एटम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल में कितने एंटिटीज होते हैं, वो अवोगाड्रो नंबर जितने होते हैं। तो मतलब क्या होगा, बात सही है ये। तो ये स्टेटमेंट तो सही होगी, हमें इनकरेक्ट देखनी है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है ना, तो O2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो 1 मोल इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर, ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल होगा। मैंने कहा था ना कि भाई 1 मोल जिसका भी मोल होगा उसी के नंबर निकल के आएंगे। अब जो सी ऑप्शन है, वो सी ऑप्शन क्या कहता है, 1 मोल हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, H2, और हाइड्रोजन गैस क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या है, मॉलिक्यूल है। और वो किसके इक्वल बता रहा है, अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स का मतलब क्या हो गया, H, और ये गैस का मतलब क्या हो गया, H2। तो ये बात मैच नहीं हुई ना, भी 1 मोल है तो अवोगाड्रो नंबर होंगे, जिसके मोल है उसी के नंबर होंगे। तो मोल किसके थे, H2 के, तो नंबर भी किसके होने चाहिए, H2 के। तो ये बात गलत हो गई। हमारा मतलब क्या होगा कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी हो गई, वो सी ऑप्शन। ठीक है, अब जो डी ऑप्शन क्या कहता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टैंड्स फॉर 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल बात सही है, 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर होते हैं, और अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, ई होती है। तो इसका जो हमारे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी आ जाएगी, सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। हमारे पास कोई सैंपल है और उस सैंपल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की अमाउंट दी हुई है, मतलब कोई 2 अलग अलग कंपाउंड हुआ। ठीक है, 2 गैसियस सैंपल, 2 अलग अलग सैंपल लिए हमने। ठीक है, 2 सैंपल है हमारे पास। तो फर्स्ट सैंपल में क्या कहता है, 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे में कहता है, दूसरे में जो कार्बन है वो 27.3% है और जो ऑक्सीजन है 72.7%। तो कह रहा है कि भाई ये कौन से लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब भाई हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या पढ़ा था कि अगर कोई कंपाउंड सेम एटम से मिलके बना है या फिर कोई प्योर कंपाउंड है तो वो हमेशा सेम एटम कंटेन करेगा, और उनके जो मास का रेशियो आएगा, कंपोजिशन आएगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, डेफिनेट होगी। तो अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं ना, तो क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्या फॉर्मूला होगा, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व करूंगा। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, भाई 2 ही है, एक का इतना आ गया तो दूसरे का कैसे निकाल दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा। तो अब जब आप देखोगे कि जो मास परसेंटेज है वो मास परसेंटेज दोनों कंपाउंड में क्या हो गई, सेम हो गई।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड एकदम प्योर हैं और किस लॉ को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट एंड देयर मास रेशियो कंपोजिशन इज आल्सो सेम। कंपोजिशन भी सेम है, एटम भी सेम है, तो कौन सा लॉ हो गया, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है क्वेश्चन को देखो, 20.8 ग्राम बेरियम क्लोराइड नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 20.8 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड react with 9.8 gram of H2SO4 produce 7.3 gram of HCl and some amount of BaSO4। तो पूछ रहा है कि भाई BaSO4 की अमाउंट कितनी होगी। तो अब ध्यान से देखो कि भाई BaCl2 है, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। रिएक्शन करने के बाद क्या बन रहा है, HCl एंड BaSO4, है ना। मतलब ये हमारे पास स्टार्टिंग सब्सटेंस हो गया और ये फाइनल हो गया, मतलब ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। अब BaCl2 कितना हो गया 20.8, H2SO4 कितना हो गया 9.8 और HCl कितना हो गया 7.3 और ये क्या हो गया X। ठीक है, अब हमें जो हमें लॉ पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं X की वैल्यू निकाल लूंगा ना। आप सिंपल सा ये काम करोगे और यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, X की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स in 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब जब आप ध्यान से देखोगे तो अमोनिया क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहां से मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मेरे पास जो नंबर आएंगे ना, मोल्स आएंगे, वो मोल्स भी किसके होंगे, अमोनिया के ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे यहां से। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल्स किसके हैं, ये अमोनिया के, क्योंकि जिसका मास है उसी का मोल्स आएगा। तो 14 + 3 17 आ गया, ये हमारे पास इतने मोल्स आ गए। अब मोल से हम मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो एक मोल में कितने होते हैं, अवोगाड्रो नंबर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अवोगाड्रो नंबर से। अब ये क्या गए मॉलिक्यूल्स, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एटम्स पूछा है। तो टोटल एटम्स कितने होंगे। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, टोटल 4 हो गए ना। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, क्या करूंगा मैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना जिसका भी मास गिवन हो, हमारे पास मोल्स भी उसी के आएंगे, उसी के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे बिल्कुल इसके जैसा है। ठीक है, वहां पर भी हमें 1.4 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है और हमें एटम्स निकालने हैं। तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे आप उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मोल कंसेप्ट लगाना है हमने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो इजीली निकाल लोगे। ठीक है, वेट मास ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। और जो से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसे 44 क्वेश्चन। ठीक है, 44th क्वेश्चन जो है
वो क्वेश्चन देखो। तो 44th क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन है। मोनोएटॉमिक का मतलब एक, मोनोएटॉमिक की रिप्रेजेंटेशन हो गई ये, डाई एटॉमिक की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से, ट्राई एटॉमिक की कुछ इस तरीके से है, टेट्रा एटॉमिक की कुछ इस तरीके से हो गई, और भाई पॉली एटॉमिक की, पॉली एटॉमिक की कुछ इस तरीके से हुई। ठीक है। अब उन्होंने क्या गिवन है, Cl है, एल्यूमिनियम है, फॉस्फोरस है और सल्फर है। तो इनमें से हमें ये बताना है कि गलत कौन सा होगा। अब जो क्लोरीन है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हुई 2, डाई एटॉमिक हो गया ना, तो 2 के लिए क्या था, ये वाला सिंबल, तो बिल्कुल सही है, मतलब क्लोरीन इज डाई एटॉमिक। अब जो एल्यूमिनियम है मेटल है, तो एल्यूमिनियम को सिंपल हम ऐसे लिखते हैं, तो एटोमिसिटी कितनी होगी 1, और 1 का सिंबल क्या था, सर्कल, तो ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, P4, तो एटोमिसिटी कितनी होगी 4, 4 के लिए सिंबल क्या आना चाहिए था ये, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। और सल्फर, सल्फर क्या होता है S8, बहुत सारे एटम हो गए ना, तो क्या हो गया, पॉली एटॉमिक है, तो ये सिंबल सही आ गया। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से कौन सा गलत होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉस्फोरस जो होगा वो गलत हो गया। ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे, और जो बच्चे भी नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनमें भी डाउट रहेगी वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।